हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर प्रोफेसर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो 6 सेम है उसकी जो है हम लेकर आए हैं क्वेश्चंस आदिवासी विमर्श से। आपका जो पेपर है फर्स्ट, उसका जो नाम है अस्मिता मूलक विमर्श है, लेकिन उसका आज टॉपिक है आदिवासी विमर्श, क्योंकि बच्चों की क्वेरी आ रही थी। हमने नारी विमर्श से भी संबंधित आपको प्रश्न करा दिए हैं, आपके झूठन से हमने प्रश्न करा दिए हैं। तो आज इसमें आदिवासी विमर्श के साथ लास्ट में जो सविता सिंह की कविता है और साथ में आपकी जो दूसरी कविता है, उन दोनों कविताओं से भी आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के आपके प्रश्न। आज के जो ये प्रश्न होने वाले हैं बहुत यूनिक प्रश्न हैं, 32 के आसपास आपके क्वेश्चंस हैं। तो हिंदी मिरर के साथ बने रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। कल आपका पेपर है 27 तारीख में हिंदी का, और मेरी विशेष सबके साथ हैं। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से जाए। जो तैयारी हिंदी मिरर की तरफ से आपकी कराई गई है वहाँ से आपके प्रश्न काफ़ी बन जाएं और आपका पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो और आपके नंबर 70-80% तो चले ही जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया है तो कर लीजिए, और लाइक प्लस एस तो बनता ही है, क्योंकि ये आप करेंगे 6 सेम वालों के लिए। जो सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट तक ये पहुंचेगा तभी जब लाइक प्लस एस आप करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जल जंगल जमीन जीवन की चिंताएं हिंदी साहित्य के कौन से विमर्श में हैं। ठीक है, तो आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श या फिर कोई नहीं। तो सभी को पता है जल जंगल जमीन जीवन की जो चिंताएं हैं वह आदिवासी विमर्श से संबंधित रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मिता मूलक साहित्य की मुख्य विशेषता क्या है। जो अस्मिता मूलक साहित्य है उसकी मुख्य विशेषता क्या रही है। प्रतिरोध रहा है, दोनों रहे हैं, या फिर विरोध रहा है, या इनमें से कोई नहीं रहा है। तो जो अस्मिता मूलक साहित्य है उसकी जो विशेषता रही है प्रतिरोध रहा है। इन लोगों ने नारी विमर्श में नारियों ने अपना प्रतिरोध जाहिर किया, जो आदिवासी हैं उन्होंने अपना प्रतिरोध जाहिर किया, जो दलित विमर्श है उन्होंने अपना प्रतिरोध जाहिर किया। तो सभी ने अलग अलग परिस्थितियों में अपने प्रतिरोध जाहिर किए साहित्य के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए अस्मिता मूलक इन सब के अंतर्गत आज, या फिर अस्मिता मूलक के अंतर्गत ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल जंगल जमीन जीवन की रक्षा आदिवासियों के कौन से अधिकार की मांग करता है। अब इन लोगों ने अपना साहित्य के द्वारा अपनी सब चीज़ें उठाई, जल से संबंधित, जंगल जमीन जीवन से संबंधित, लेकिन ऐसी उन अधिकार, इन सब चीज़ों का अधिकार कौन से अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। आत्मनिर्णय, आत्मनिर्भरता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का आपका आंसर जाएगा आत्मनिर्णय। उन्होंने अपनी आत्मा से निर्णय लिया, अपने आप को उन्होंने साबित करने की कोशिश की, ये समाज में अपना एक स्थान पाने की कोशिश की, चाहे वो नारी रही, चाहे वो दलित रहा, चाहे वो आदिवासी लोग रहे। उन्होंने आपको ये क्वेश्चंस के साथ साथ अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ ये टॉपिक भी समझने की बहुत ज़रूरत है। स्टूडेंट, ये टॉपिक्स ऐसे हैं, ये आपके एग्ज़ाम में तो हैं ही, लेकिन एक समाज की जो हमारी विकृति रही है तो वो चीज़ भी आपको समझने की ज़रूरत है पढ़ाई के साथ साथ। तो इन लोगों ने अपनी जो है आत्मनिर्णय लिया और उन्होंने अपनी बातें रखी, तो ये अधिकार की मांग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आदिवासी साहित्य की अवधारणा के मत हैं। अब जो ये साहित्य, उनकी अवधारणाएं क्या रही हैं, उन्होंने अपने कौन से मत प्रकट किए अपना साहित्य जब उन्होंने लिखा। तो देखते हैं। आदिवासी विषय पर लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है। पहले तो ये कहा जाता था कि जो दलित साहित्य है वो दलित लोगों ने ही लिखा, लेकिन ऐसा नहीं, और भी बहुत साहित्यकार हुए जिन्होंने लिखा। फिर इसके बाद आदिवासी जो थे उन्होंने ही लिखा, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत से साहित्यकारों ने इस तरफ ध्यान दिलाया। ठीक है, ऐसी नारी को लेकर कि जो नारी पीड़ित रही उन्होंने नारियों के, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सी कवित्री हैं, बहुत सी लेखिका हैं जिन्होंने नारी विमर्श की तरफ ध्यान दिलाया, तो ऐसा नहीं है। अब देखते हैं अवधारणाएं क्या रही। आदिवासियों द्वारा लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है। अब देखिए यहाँ पर ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन लाइन आपकी, लेकिन दूसरी देखते हैं। आदिवासी के तत्व वाली साहित्य ही आदिवासी साहित्य है।
तो हाँ, यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ, थोड़ा चेंज है। देखिए विषय पर, यहाँ पर आया विषय पर लिखा गया, यहाँ आया आदिवासियों ही द्वारा लिखा गया आदिवासी साहित्य है। फिर तीसरा है आदिवासियों के तत्वों वाला साहित्य आदिवासी साहित्य है। तो ये तीनों ही हैं, ये तीनों ही अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। रांची झारखंड में आदिवासी समूह पर संगोष्ठी आयोजित कब की गई थी? जो रांची है झारखंड में, वहाँ पर एक आदिवासी समूह की संगोष्ठी हुई थी, वह कब हुई थी उसके बारे में बताना है। 14-15 जून 2014, 18 जून 2015, 20 अप्रैल 2016, 25 जून 2018। तो पाँचवें का आपका आंसर जाएगा इसमें का। 14 से 15 जून ये चला था और ये 2014 में हुई थी संगोष्ठी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। नगाड़े की तरह बजते शब्द आदिवासी कविता संग्रह किस लेखिका की है? कविता संग्रह, यहाँ पर लेखिका ये नहीं आएगा, यहाँ पर कवित्री आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये किस कवित्री की है तो बताना है किस कवित्री की है। अनामिका, सविता सिंह, निर्मला पुतुल या फिर ये सभी। तो नगाड़े की तरह बजते शब्द आदिवासी कविता संग्रह जो है आपका आंसर जाएगा गा, निर्मला पुतुल की है। अब प्रश्न आपके जो है बन सकते हैं आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपसे बाहर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रामदयाल मुंडा की कविता संग्रह है, जो जिन्होंने अच्छा कविता संग्रह दिया है, तो उनके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चंस लेकर आए हैं। नदी और उसके संबंधी तथा अन्य नगीन, वापसी, पुनर्मिलन और अन्य नगीत या तीनों। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर आपका जाएगा तीनों ही। ठीक है, ये सारे ही उनके कविता संग्रह हैं, किसके? रामदयाल मुंडा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुबह के शाम उपन्यास के लेखक कौन है? पीटर पॉल एक्का, निर्मल पुतल, वाल्टर भेंगरा या फिर कोई नहीं। तो सुबह के शाम उपन्यास के जो लेखक हैं वह आपके आंसर में जाएगा ग, वाल्टर भेंगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुबह के शाम का विषय क्या है? इस उपन्यास का विषय क्या रहा है? कहानी है, उपन्यास है, दोनों है या फिर कोई नहीं? बिल्कुल जस्ट अभी आपको बताया था कि सुबह शाम जो है उपन्यास है, तो आपको प्रश्न ऊपर का पढ़ते ही नीचे वाला प्रश्न जो है समझ जाना चाहिए था। चलिए देखते हैं पहला क्या है। हिंदी का पहला आदिवासी उपन्यास किसे माना जाता है? ठीक है, हिंदी का पहला आदिवासी उपन्यास किसे माना जाता है? सुबह के शाम, कहानी, आदिवासी विमर्श या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का आपका आंसर जाएगा सुबह के शाम। ये जो है आदिवासी उपन्यास का पहला उपन्यास माना गया है। तो ये तीनों प्रश्न मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। पीटर पॉल एका ने जंगल के गीत उपन्यास में किसका संदेश पहुँचाया है? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहा है ये। आप मत ये सोचिए कि आपके जो लेखक लेखिकाएँ हैं, कवित्री हैं, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आदिवासी विमर्श जो आपका है, जंगल ज़मीन, उनके बारे में इन सब ने लिखा है, तो इनसे यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। अब जैसे रणेंद्र जी हैं, इन्होंने जंगल ज़मीन को लेकर बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ इनका जो है पूछा भी आपसे जा सकता है। तो इसीलिए से पीटर पॉल का इन्होंने भी लिखा है जंगल के गीत उपन्यास में किसका संदेश पहुँचाया है। तो इस तरह के प्रश्न आपके आदिवासी विमर्श से बनेंगे। ठीक है, आदिवासी विमर्श में कोई पर्टिकुलर तो आपका लेखक लेखिका दिया नहीं गया है, तो इन्हीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, इन्हीं लेखक से। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न का आंसर क्या जा रहा है। 11वें का आपका आंसर जा रहा है का, अल गुलाल, उल गुलाल। ठीक है, उल गुलान। पीटर पॉल ने जंगल की गीत उपन्यास में उल गुलान का संदेश दिया है। अब ये उल गुलान क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ लेना डिटेल में इसको। ठीक है, अब ग्लोबल गांव के देवता के लेखक कौन है? अभी मैंने भी जस्ट अभी बताया था कि रणेंद्र ने बहुत कुछ लिखा है आदिवासी विमर्श पर। इनका काफ़ी ये जो ग्लोबल गांव के देवता है, इस पर काफ़ी रिसर्च भी चल रहे हैं। इन्होंने इतना अच्छा लिखा है। पहले जो ये आपके आदिवासी, इनको असुर बोला जाता था, यानी कि इन्हें राक्षस प्रवृत्ति का समझा जाता था जो आदिवासी होते थे, क्योंकि उनके बड़े बड़े थोड़ा बहुत काले रंग के होते हैं, दांत दिखाई देते हैं। तो इस तरह का इन्होंने जिक्र किया है ग्लोबल गांव के देवता में कि इनको असुर जाति का समझा जाता था जो आदिवासी होते थे। फिर इनको आदिवासी कहने लगे, यानी कि आदिम प्रवृत्ति वाला। आदिम तो आप जानते हैं ना किस तरह के होते थे आदिम लोग। तो वही चीज़ इन्होंने थोड़ा सा यहाँ से पर्दा उठाया कि ये लोग भी हमारे ही जैसे हैं, हम जैसी ही भावनाएं रखते हैं।
तो आप इसको पढ़िए, जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो ग्लोबल गांव के देवता पढ़िए, बहुत अच्छा इनका उपन्यास है ये। तो रणेंद्र जी का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। धूणी तपे तीर कौन सी घटना पर आधारित है? धूणी तपे तीर कौन सी घटना पर है? 1913 में राजस्थान के आदिवासी के बलिदान पर, स्त्री विमर्श पर, दलित विमर्श पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो धूणी तपे तीर जो घटना है वह 1913 में राजस्थानी के आदिवासियों के बलिदान पर आधारित है। और एक चीज़ और बताई है रणेंद्र जी ने अपने उपन्यास में कि आज जो हमारी परंपरा रुकी हुई है, जो हम करते हैं, आज जो आधुनिकता की ओर हमारा समाज जा रहा है, तो हमारी जो परंपराएं हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन आज जो हमारी परंपरा रुकी हुई है वो आदिवासी लोगों के कारण ही रुकी हुई है। बहुत चीज़ें इन्होंने बहुत चीज़ें इसमें बताई हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अभी प्रश्न क्या कह रहा है। जंगल के गीत के पात्र हैं, है ना, अभी इसके बारे में आपको बताया है मैंने। जंगल के गीत के पात्र हैं कर्माकर्मी, रणेंद्र, कलीराम या सुरेंद्र सिंह। तो जंगल के गीत के जो पात्र हैं कर्माकर्मी हैं। थोड़ा इसमें पढ़ना बहुत डीपली जाकर पड़ता है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर कोई लेखक है तो बस उसकी जीवनी उठाओ, उस रचना के बारे में पढ़ो, प्रश्न आराम से निकल आते हैं। लेकिन आपका सिर्फ झूठन ही एक पर्टिकुलर दे रखा है, या फिर निबंध महादेवी वर्मा का एक पर्टिकुलर दे रखा है कि श्रृंखला की कड़ियों में से क्वेश्चन आएंगे। नीचे 2 कविताओं के नाम दे दिए गए हैं आपके, कि इनमें से सविता सिंह की कविता दी गई, अनामिका की दे दी गई है, तो किस में से पढ़ लीजिए। लेकिन ऊपर वाली जो आपकी यूनिट है वहाँ से प्रश्न कहीं से भी आपका बन सकता है ना। तो ये प्रश्न मैंने वहीं से उठाए हैं। आदिवासी जो विमर्श से जंगल जमीन आपका सब वहीं से प्रश्न बन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बनेंगे आपके प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, तो पढ़ लीजिए अच्छे से इनको। अमेरिकन ने आदि साहित्य को किन नामों से प्रयोग हुआ? जो आदिवासी साहित्य है अमेरिका में, इसको किस नामों से पुकारा जाता है? कौन कौन से नाम है? कलर लिटरेचर, स्लेट लिटरेचर, अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, या फिर तीनों? तो अमेरिका में इसको तीनों ही नाम से पुकारा गया है, या इस नाम का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं 16 अफ्रीकन देश में आदिवासी साहित्य को किस नाम से पुकारते हैं? अभी तक अमेरिका देखा, अब हम देखेंगे अफ्रीकन देश में जो आदिवासी साहित्य है उसको किस नाम से? ब्लैक लिटरेचर, एबोरिजिनल लिटरेचर, इंडिजिनस लिटरेचर, या फर्स्ट पीपल लिटरेचर? तो 16 का आपका आंसर जाएगा इसमें का ब्लैक लिटरेचर। आपको पता ही है कि जो अफ्रीकन है वो थोड़ा ब्लैक उसमें होते हैं, तो उन्होंने इसको नाम दिया है ब्लैक लिटरेचर। और आदिवासी भी मैंने आपको जिक्र किया था कि कुछ इस तरह के ही दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी में आदिवासी साहित्य के लिए किन नामों का प्रयोग हुआ है? अब अंग्रेजी में हमने देखा अमेरिका, अफ्रीका, आप देखते रहे अंग्रेजी में आदिवासी साहित्य के लिए क्या नाम हुआ है? इंडिजिनम लिटरेचर, फर्स्ट पीपल लिटरेचर, ट्राइबल लिटरेचर, या फिर ये सभी? तो 17 का आपका आंसर जाएगा ख। इन सभी नामों से अंग्रेजी में आदि साहित्य को पुकारा गया है, या फिर नाम का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं किसकी औरत हूँ की लेखिका कौन है? आपको पता ही है कि मैं किसकी औरत हूँ आपके सिलेबस में है ये, तो आपको पता भी होना चाहिए कि इसकी लेखिका कौन है, आपको खुद लगाना चाहिए इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। जब जी चाहता है तब खाती हूँ, मैं किसी की मार नहीं सहती, और मेरा परमेश्वर कोई नहीं। यह पंक्ति किस कविता की है? पतिव्रता से है, प्रेम की फांसी, मैं किसकी औरत हूँ, या फिर ये सभी? तो ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं यह ली गई हैं कविता से, कौन सी? मैं किसकी औरत हूँ, ठीक है। मैं किसकी औरत से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, आप ध्यान रखिएगा। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब आपने आदिवासी मत सारा पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको नहीं पता आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो शायद आपने इनकम्प्लीट पढ़ाई की है। आदिवासी समाज में रहने वाले लोग, आदिम समुदाय के लोग, आदिम युग में रहने वाली जातियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो आदिवासी का भी बिल्कुल जस्ट मैंने अभी आपको समझाया था ऊपर के प्रश्न में। तो जो आदिम युग में रहने वाली जातियाँ हैं जिन्हें आदिम कहा जाता है, वही आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है ना। अब आते हैं आपके 21 प्रश्न पर। अनामिका का जन्म कब हुआ, यहाँ बताना है। जीवनी ज़रूर पढ़ लीजिए सबकी। अगर आपके पास जीवनी नहीं है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं शाम तक आपको जीवनी भी प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन जब कमेंट बॉक्स में कम से कम 10 बच्चों की तो क्वेरीज हो कि मैडम जीवनी भी करा दीजिए, तो मैं लेकर आऊँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। 21 अनामिका का जन्म कब हुआ? तो 21 का आपका जाएगा ग। 17 अगस्त 1961 को इनका जन्म
हुआ था। अनामिका का जन्म स्थान कौन सा है, इसके बारे में बताना है। मुजफ्फरपुर बिहार, कानपुर उत्तर प्रदेश, या फिर बनारस उत्तर प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आपको बताना है। तो 22 का आपका आंसर जाएगा का, मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब भी बसंत को तुम्हारी ज़रूरत है नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है। अब ज़रूरी नहीं आपके जो सिलेबस में कविताएं हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में पूछे, उस लेखिका की अन्य कविता भी उस कवित्री की अन्य कविताएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। अब जैसे महादेवी वर्मा के बारे में मैंने आपको कितनी सारी रचनाओं के बारे में बताया था, आपको पुरस्कारों के बारे में भी बताया था इनके, तो वो सब चीज़ें भी, इनके जो गद्य पद्य सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि प्रश्न अब एग्जामिनर कुछ भी रख सकता है, उसने कोई बंधा हुआ नहीं है वो कि आपके सिलेबस से ही बंधा हुआ है, वो आपकी कविताओं से जो आपके सिलेबस में उन्हीं से बंधा हुआ है। हालांकि प्रश्न वहीं से बनते हैं, लेकिन जो कवित्री हैं, जो लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, वहाँ से भी प्रश्न हमेशा बनते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं 23 का आंसर क्या जाएगा। ख, अनामिका की है, ठीक है। अब अनामिका की कविता आपके सिलेबस में जो है वो तो है ही, और भी आप पढ़ लीजिए, है ना। अनामिका की टोकरी विंगत कविता संग्रह के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। तो अनामिका को जो टोकरी विंगत कविता है उस संग्रह के लिए उनको पुरस्कार कौन सा मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जयश्री पुरस्कार या भारत रत्न। तो क्या लगा रहे हैं 24 का आंसर। अगर लगा रहे हैं का, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो बिल्कुल सही है। इसके लिए उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। अब जो आपके सिलेबस में कविता है उसके लिए अगर उनको कोई पुरस्कार नहीं मिला, और जिसके लिए पुरस्कार मिला अगर वो प्रश्न वहाँ से पूछते हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है तो आपकी मिस्टेक है। अनामिका की कविताएँ इनमें कौन सी है। अनामिका की कविताएँ बतानी है आपको, तो ये पता है ना आपको, सिलेबस में है आपके, पता होनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेम के लिए फांसी अंग्रेजी रूपांतरण क्या है। प्रेम के लिए फांसी आपके सिलेबस में है, लेकिन इसका अंग्रेजी रूपांतरण पता है आपको क्या है। नहीं पता होगा किसी भी स्टूडेंट को। चलिए देख लीजिए क्या होगा। इंडिजिनस लिटरेचर, फर्स्ट पीपल लिटरेचर, ट्राइबल लिटरेचर, ऑन ऑनर किलिंग, क्या है जाएगा इसका आंसर। अगर आपने लगा रहे हैं इसका 26 का घा, ऑन ऑनर किलिंग, तो बिल्कुल सही, ये इसका अंग्रेजी रूपांतरण है प्रेम के लिए फांसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्मुक्त है देखो यह आसमान, समुद्र यह और किसकी लहरें हवा। यह पंक्ति किस कविता की है। उन्मुक्त है देखो और यह आसमान, समुद्र यह और किसकी लहरें हवा, किसकी पंक्ति है। पतिव्रता में किसकी औरत हूँ, प्रेम के लिए फांसी, या फिर ये सभी। अगर कविता पढ़ी है स्टूडेंट ने अच्छे से तो उनको पता होगा ये कौन सी से ली गई हैं। तो ये ली गई हैं मैं किसकी औरत से, ठीक है। कविता को पढ़ लीजिए, ज़्यादा लेंथी कविता नहीं है, पंक्ति कहीं से भी बन सकती है। वो तो जो मुझे पंक्तियाँ अच्छी लगी मैं आपके लिए ले आई, उसमें से निकाल कर आपकी कविता में से, लेकिन आप पूरी कविता को अच्छे से पढ़िए। नींद और रात थी स्वप्न समय कविता संग्रह किस कवित्री की है। यहाँ पर ये गलत लिखा है। नींद और रात थी स्वप्न समय कविता संग्रह किस कवित्री की है। सविता सिंह, अनामिका, महादेव वर्मा या फिर ये सभी। तो नींद और रात थी इसकी जो है सविता सिंह है, ठीक है। अब चलते हैं 29 क्वेश्चंस पर। आपके कुमार मुकुल किसकी कविता द्वारा, किस कवित्री, हाँ कवित्री आना चाहिए था, किस कवित्री द्वारा रची गई है। कुमार मुकुल, ठीक है। महादेव वर्मा, सविता सिंह, अनामिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आपका जाएगा सविता सिंह के द्वारा कुमार मुकुल कविता रची गई है। यहाँ पर मुकुल भी गलत लिखा है, यहाँ पर दोनों पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी। मुकुल किस कविता द्वारा रची गई, सविता सिंह के द्वारा। प्रश्न बहुत यूनिक है, इसको जरूर तैयार कीजिए। सविता सिंह के साथ सामने वाली सीट पर कौन सफ़र कर रही थी। ये कविता के ही बीच में से ही पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में से ये प्रश्न आपका बनाया गया है। 45 साल की औरत, 50 साल की औरत, 70-75 साल की औरत, ये सभी देखिए कविता पढ़िए, ढूंढिए कि कितने साल की औरत तो उसके सामने वाली सीट पर जो है सफ़र कर रही थी। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए कविता पढ़कर जो आपके सिलेबस में है सविता सिंह के, ठीक है। पता है ना कौन सी है कविता इनके सिलेबस में आपके, वहाँ से ढूंढिए, वहाँ पर इसका आंसर मिलेगा आपको। सविता सिंह का जन्म कब हुआ था। 5 फरवरी 1962, 6 फरवरी 1963, 10 फरवरी 1964, 20 फरवरी 1965। तो 31 का आंसर आपका जाएगा का 5 फरवरी 1962 को इनका जन्म हुआ था। सविता सिंह का जन्म कहाँ हुआ था।
बिहार के आरा ज़िले में, वाराणसी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दो जगह तो एक पैदा नहीं हो सकता, तो दोनों में से एक बताना है। तो 32 का आपका हो जाएगा क, बिहार के सारा जिले में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 32 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको लगता है अभी भी आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं पहुंचे हैं अस्मिता मूलक विमर्श से, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो एक वीडियो शाम तक और मिल जाएगी आपको। और अगर आपको लगता है सफिशिएंट है तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से कल अटैम्प्ट कीजिए अपना हिंदी का पेपर। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। और अगर लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा कर जाइए। सब्सक्राइब आपने बेल आइकन हिट नहीं किया तो करके जाइए। और लाइक प्लस एस तो ज़रूर करना, क्योंकि 6 सेम के आप जैसे और भी स्टूडेंट हैं उनका भी कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा आपके ज़रिए, जब आप इसको लाइक प्लस शेयर करेंगे। और हिंदी मिरर के साथ हमेशा के लिए ऐसे ही जुड़े रहना। ये नहीं कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और हिंदी मिरर को आप छोड़कर चले गए। हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहना। 6 सेम ख़त्म हो जाएगा आपका, 3rd ईयर ख़त्म हो जाएगा BA, कोई बात नहीं। आप और भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में अगर बोलेंगे कि मैडम इस चीज़ की तैयारी कराइए, तो आपको ज़रूर हिंदी मिरर की तरफ से उस चीज़ की तैयारी, किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हैं या फिर MA करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो उसकी तैयारी भी आपको हिंदी मिरर की तरफ से कराई जाएगी। ये नहीं कि आपके एग्ज़ाम हो जाएं और आप हिंदी मिरर को अपना साथ यहीं तक छोड़कर चल दें और यहीं तक बनाए रखें। एग्ज़ाम के बाद भी हिंदी मिरर के साथ आपको जुड़े रहना है।